वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो आपको हमारे चैनल के ऊपर DSSB के पीजीटी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और उन क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो आपको एक बार पैटर्न जो है वो समझ आएगा कि DSSB में किस तरह के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट वैकेंसीज आई हुई हैं DSSB की, तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू लेना चाहिए। तो आज हम वही DSSB के सिलेबस का ओवरव्यू डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें DSSB एग्ज़ाम की, तो आप सबको पता है कि जो एग्ज़ाम होता है ना, ये एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है। 300 नंबर का पेपर आपका होता है, 300 ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं और 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। इसके अंदर भी UGC नेट की तरह 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जो होता है आपका 100 नंबर का होता है और उसके अंदर 100 ही क्वेश्चन आपके होते हैं। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के पेपर 1 में, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के रहते हैं, 20 ही क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ग्रामर होती है, पैसेज के क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल अवेयरनेस के और 20 ही क्वेश्चन आपके होते हैं हिंदी लैंग्वेज के। तो यहाँ पर जो आपका पहला पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है और इसमें क्या होता है आप सबको पता है, यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो उसके लिए कटेगा। लेकिन इस पेपर में क्या बात होती है, जो ये 300 क्वेश्चंस आपके होते हैं इसमें क्या होता है, 20-20 क्वेश्चन का एक सेट होता है। मान लो सबसे पहले आपने मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाले सेट को खोला है तो आपके ये 20 क्वेश्चन खुलेंगे। तो इस 20 क्वेश्चन को आपको उसी वक्त अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सेट जो है 20 क्वेश्चन का अगर आपने एक बार क्लोज कर दिया फिर ये आप दोबारा खोल नहीं सकते। बस इस पेपर में इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर टोटल क्वेश्चन 300 है ना, 300 क्वेश्चन के 20-20 क्वेश्चन के एक सेट होता है। तो इसका मतलब आप ये लगाओ इस पेपर के अंदर 15 सेट होते हैं, 15 सेट होते हैं और हर एक सेट के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं और एक बार एक सेट बंद हो जाता है तो वो दोबारा खुलता नहीं है। तो इसीलिए दूसरे पेपर्स के कंपैरिजन में इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो 100 जो नंबर रहते हैं वो आपके रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस, हिंदी के रहते हैं। तो पहला पेपर आपका 100 नंबर का होता है, जो बाकी आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका 200 नंबर का होता है। इसमें आपके वही 200 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के और इसके अंदर भी 20-20 के क्वेश्चंस का एक सेट होता है। वही सेम बात कि एक बारी में वो सेट खुल गया तो आपको पहले उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वो नहीं खुलेगा सबमिट होने के बाद। तो यहाँ पर अब हमें पेपर पैटर्न समझ आ गया कि कैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कैसे इसके अंदर सेट्स खुलते हैं और क्या इसमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब हम जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है उसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने KVS का सिलेबस देखा होगा, आपने HPSC PGT इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन की है तो उसका सिलेबस आपने देखा है। काफ़ी सिलेबस 70% सिलेबस लगभग सभी PGT एग्जाम्स में सेम होता है। हर किसी का जो चेंजेस होता है ना वो 20 से 30% चेंजेस होता रहता है, बाकी 70% सिलेबस आप उठा के देख लो, KVS का देख लो, HPSC का देख लो, सेम ही होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही सारे टॉपिक आपको करने हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कंज्यूमर का आपको बिहेवियर पढ़ना है। तो आप सबको पता है जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हो तो इसके अंदर आप कार्डिनल अप्रोच को पढ़ते हो, ऑर्डिनल अप्रोच आप पढ़ते हो, डिमांड का चैप्टर आप पढ़ते हो, डिमांड में किस तरह से आपका शिफ्ट आता है, कैसे आपका डिमांड का में मूवमेंट होती है, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिमांड का में मूवमेंट कैसे होती है, डिमांड का में शिफ्ट कैसे होती है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड कब काम नहीं करता। तो डिमांड के सारे टॉपिक और एक कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच ये आपको डिटेल में करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी, इसको भी पढ़ना है। इसका थोड़ा ही पार्ट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कंज्यूमर किस तरह से रिस्क में और अनसर्टेनिटी में बिहेव करता है ये टॉपिक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करना है।
अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो और टॉपिक आपके रहेंगे, तो जब आपने कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ा है तो आपको प्रोड्यूसर के बिहेवियर को भी पढ़ना है। प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई का चैप्टर आपको करना है। प्रोड्यूसर बिहेवियर में मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर कैसा प्रोडक्शन कर्व होता है, प्रोड्यूसर के कौन कौन से फैक्टर वेरिएबल होते हैं, प्रोड्यूसर क्या डिसीजन लेता है, शॉर्ट टर्म में कैसे डिसीजन लेता है, लॉन्ग रन में कैसे लेता है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट हो गया, एवरेज प्रोडक्ट हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, ये क्या होती है, इनके आपस में क्या रिलेशन है। तो प्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। प्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको करना है, आपको कॉस्ट वाला चैप्टर करना है। कॉस्ट में जितनी भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, चाहे वो कॉस्ट टोटल कॉस्ट हो, टोटल फिक्स कॉस्ट हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो, ये जितनी भी कॉस्ट हैं, ये इनकी शेप किस तरह की होती है, उसके पीछे का रीज़न, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न, और जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी इकोनॉमिक्स में कॉस्ट होती हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सब आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन नहीं बनाते, एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट नहीं बनाता, जब तक वो कॉस्ट को आप समझते नहीं हैं, और जब तक एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेचकर रिवेन्यू नहीं कमाता, तब तक आप एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको इन तीनों चैप्टर्स को करना पड़ेगा। कौन कौन से चैप्टर? प्रोड्यूसर वाला चैप्टर जिसमें प्रोडक्शन की बात करता है, फिर आपका कॉस्ट वाला चैप्टर जिसमें शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट सारी बात होती है, और फिर आपका रिवेन्यू वाला चैप्टर जिसके अंदर किस तरह से एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेचता है और रिवेन्यू जनरेट करता है, और वहाँ पर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिवेन्यू जो कर्व होते हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर और उसके बाद सप्लाई वाला चैप्टर, जैसे वहाँ क्या था कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई। सप्लाई में मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं सप्लाई के, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई का स्लोप क्या होता है, मूवमेंट, ये सब, और फिर वही इलास्टिसिटी वाला चैप्टर जो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंट एक एस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेशल मेंशन है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरीज होती है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी थ्योरीज आपको करनी है, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ आपको करना पड़ेगा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के भी आपको टॉपिक्स करने पड़ेंगे, जैसे पैरेटो का टॉपिक हो गया, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से पीगू का एक दो टॉपिक हो गया, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक आपके आएंगे। साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी करनी पड़ेगी। कंज्यूमर सरप्लस हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, ये सारे टॉपिक आप लोगों ने एचपीएससी में भी किए हैं और DSSS के सिलेबस में भी है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख लो, सारी मार्केट है, मार्केट क्या होती है, मोनोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन कैसे है, और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर किस तरीके से आप जो है क्या करते हो, प्राइस आउटपुट का डिटर्मिनेशन करते हो, किस मार्केट की क्या कंडीशन होती है, अब कौन सी मार्केट दूसरे से किस तरह से बेटर है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन असेशन रीजन में DSSS में पूछे जाते हैं। तो ये आपका मार्केट वाला सारा का सारा आपको टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में करना है। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही जो टॉपिक हैं जो आपके KVS में भी थे, आपके HPSC में भी थे, नेशनल इनकम का सारा टॉपिक, सर्कुलर फ्लो वाले टॉपिक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट GDP, GNP, NDP, ये कैसे कैसे आप निकालते हो, और नेशनल इनकम के सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको यहाँ पर सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर आपको पता है कि कैसे जो केन्ज है किस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से क्या करता है, अपना जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको बताता है, या ये मैं कहूँ कि इनकम और आउटपुट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से करता है केन्ज, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका मल्टीप्लायर का टॉपिक। मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, कैसे मल्टीप्लायर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर किस तरह से डायनामिक मल्टीप्लायर काम करता है, तो मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपको पता है जब क्या होता है, डिमांड डेफिशिएट हो जाती है या डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जो है डिमांड का बहुत ज़्यादा बढ़ना या बहुत कम होने की सिचुएशन को कंट्रोल किस तरह से अपने मेजर्स से करती है, तो वो टॉपिक भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, मल्टीप्लायर तो आपने पीछे पढ़ ही लिया, एक्सेलरेटर जो है उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। फिर इनका कम्बिनेशन भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ज़्यादा आजकल DSSS में असेशन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा हमारा UGC नेट में होता है ना, वैसे क्वेश्चंस DSSS में असेशन रीजन्स की पूछे जा रहे हैं। आप एक बार जो रिसेंट अभी 2000 अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है ना, उसके पैटर्न को देखना, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है असेशन रीजन्स की ही हैं।
तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो भी करना है। अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग की, तो मनी एंड बैंकिंग में ये टॉपिक केवीएस में भी सेम थे, एचपीएससी में भी सेम थे और DSSS में भी सेम है। मनी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, कमर्शियल बैंक कैसे काम करता है, रिसेंट बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं, गवर्नमेंट की क्या बैंकिंग सेक्टर की स्कीम्स हैं, ये सारा आपको मनी एंड बैंकिंग में करना है। अगर हम बात करें अगले जो सब्जेक्ट आपका रहेगा पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में बस इनका जो मेन टॉपिक रहता है वो इनका रहता है बजट। बजट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइप के बजट्स पढ़ते हैं, क्या उनके फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहली बात, रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है और फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, इनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ये सब जो टॉपिक हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स के सबसे फेवरेट टॉपिक हैं। आप केवीएस देख लो, आप यूजीसी नेट में टॉपिक्स को देख लो, आप एनवीएस का सिलेबस उठाओ, वहाँ आपको ये टॉपिक मिलेंगे। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स के टॉपिक ज़्यादा बदलते नहीं हैं। फिर है कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट टाइप के जो डेफिशिएट होते हैं इनको किस तरह से कंट्रोल कर पाती है, तो ये भी आपको यहाँ से आपको बहुत सारे असेशन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो रिसेंट आपका बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो भी पब्लिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो वो भी यहाँ पूछा जाता है। अगर हम बात करें, इनका जो फेवरेट टॉपिक रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है। इसको पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी जोड़ देते हैं, इसको इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा बना देते हैं, इसको इंटरनेशनल ट्रेड में जोड़ देते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फिक्स एक्सचेंज क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज क्या होता है, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था कैसे फिक्स आया, फिर उसके बाद कैसे फ्लेक्सिबल आया, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई होती है इनकी। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको आप आईटी में पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत, थोड़ा आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हो, तो ये टॉपिक इनका फेवरेट रहता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड में भी देखो आप वही थ्योरीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज होती हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, हेक्सर-ओलिन की थ्योरी, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शन ट्रेड, IMF वर्ल्ड बैंक का काम कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कब इनका कौन कौन सी समिट हुई थी, ये सब आपको करना है। यहाँ पर जो एक टॉपिक बिल्कुल नया होता है जो कि DSSS भी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसको काफ़ी मतलब उसके क्वेश्चन में आप देखोगे 5 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमर्स के होते हैं। 5 से 7 कॉमर्स के कैसे होते हैं, वो कोई ना कोई क्वेश्चन शेयर से डालता है, वो कोई ना कोई क्वेश्चन डिवेंचर से डालता है, वो आपको सेबी से क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पर। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो होती है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो टॉपिक है थोड़ा कॉमर्स से मैच करता है हमारा, तो यहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन हर DSSS के पेपर में मिल सकते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये भी आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद मैंने आपको थ्योरीज के सारे नेम अभी बता दिए। फॉरेन ट्रेड भी इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला हमारा हो चुका। डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया कैसा है, कितना है। आजकल ना इन्होंने सिलेबस में स्टैट के साथ थोड़ा बहुत इकोनोमेट्रिक्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया। ज़्यादा तो नहीं पूछते, बट छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना इकोनोमेट्रिक्स में, रिग्रेशन की, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टैट तो आता ही आता है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स जो है थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। रिग्रेशन की आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाती हैं क्वेश्चंस में। तो स्टैट के भी वही टॉपिक है, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, सैंपल सर्वे कैसे होता है, कौन कौन से सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कितने टाइप का डेटा होता है, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, या डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन जो होती है डेटा की वो कैसे होती है। तो और इसके बाद अगर हम बात करें जो डेटा होता है उसमें आप हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसके बाद अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ये जितने भी आपके टॉपिक होते हैं, डिस्पर्जन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया। आजकल स्टैट में कोरिलेशन से और रिग्रेशन से, इनकी प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये आपका स्टैट का सिलेबस रहेगा। मैंने आपको बताया कोरिलेशन में आप जब कोरिलेशन मेजर करते हो, कार्ल पियर्सन मेथड है, स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन है, रिग्रेशन आप एनालाइज करते हो, एक आधा क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का भी देखने को मिल सकता है। इंडेक्स नंबर आपसे पूछते हैं, इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले से क्वेश्चन है, क्या यूजेस हैं उनके, तो इंडेक्स नंबर भी आपका सिलेबस में वहाँ पर मेंशन है। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है, जब 1947 से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसके बाद अब क्या सिचुएशन है, इसमें से असेशन रीजन के क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं वो। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या हमने अचीव किया, क्या नहीं किया, तो 5 ईयर प्लान का सक्सेस, उसकी फेलियर, क्यों फेल हुआ, क्या रीज़न था, इससे असेशन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नमेंट की जो रिसेंट फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एग्रीकल्चर रिसेंट पॉलिसीज़ हैं, ये वाले भी इस सिलेबस का जो है आपका इंडियन इकोनॉमी का ही क्या है, पार्ट है। तो आप देख लो, आपने यही टॉपिक्स, लगभग ये सारे ही टॉपिक्स आपने
HPSC में देखे हैं यही सारे टॉपिक्स आपको NVS में दिखते हैं, यही सारे आपके KVS में है। तो 70% जितना भी सिलेबस होता है ये सारा PGT एग्जाम्स का लगभग सेम होता है। करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब क्या होता है ना, ये HDI हो गया, PQLI हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये इंडियन इकोनॉमी में पूछ लेते हैं और ये आपसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पूछ लेते हैं। प्रॉब्लम इंडिया में किस तरह से पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी का जो है वो क्या होती हैं, पार्ट होती हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से तो आपको वहाँ 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो यहाँ से तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इसकी नीड पड़ी, क्या फीचर थे, क्या इसकी इम्प्लीकेशन थी, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि करंट चैलेंज क्या है इंडियन इकोनॉमी में, पॉवर्टी हो गया, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जो रिसेंट जो भी प्रॉब्लम है ना आज के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में, या ये कह दो इंडियन इकोनॉमी जो रिसेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रही है करंट की, उससे भी वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाले टॉपिक्स तो इनके जो है सभी जगह कॉमन है। इसके बाद ये क्या करते हैं, PQLI तो मैंने आपको भी बताया ही है, लेकिन इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रोथ के साथ जोड़ देते हैं कि ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये तो है ही। और इसके बाद जो नई जो चीज़ यहाँ पर है जो कि हमारे HPSC के सिलेबस में मेंशन नहीं थी, वो है जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनकी इकोनॉमीज़ के साथ, इनके रिफॉर्म्स के साथ हमारा कंपैरिजन क्या है। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर ये वाला टॉपिक नया है कि हमारा जो नेबर कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन होता है। तो ये जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारा क्या कंपैरिजन है, तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी आप देख लो, ये जो टॉपिक है ना कंपैरिजन विद नेबर कंट्रीज़, ये आपको वहाँ पर भी मिलेगा। ये आपका NVS के सिलेबस में भी है, KVS के सिलेबस में भी है। ग्रोथ के ज़्यादा मॉडल्स तो नहीं पूछते, कोई एक दो मॉडल्स पूछ लेते हैं, जैसे लुईस का मॉडल हो गया, हैरड डोमर के मॉडल से एक आधा क्वेश्चन। डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। बस ग्रोथ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, बट ये नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी का भी हिस्सा है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी हिस्सा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सिर्फ यही क्वेश्चन आपके होते हैं। अब आपने खुद ही देख लिया कि बहुत सारा सिलेबस, लगभग 70 to 80% सिलेबस PGT का कोई भी एग्जाम हो लगभग सेम होता है। हमने इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं, और जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी हम बहुत जल्द चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये PDF जो है सिलेबस की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।